नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नारियल या इंग्लिश में इसे कोकोनट कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो कोकोनट होता है, जो जिसका बॉटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा होता है, कोकस न्यूसीफेरा होता है। फैमिली उसकी होती है जो पामी होती है। क्रोमोसोम नंबर इसके 32 होते हैं। ओरिजिन पहले से या नेटिव पहले से, उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया होता है। फ्रूट टाइप होता है जो इसका ड्रूप होता है, फल का प्रकार, और खाने योग्य भाग या एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म होता है। अगर इसके कॉमन नेम या सामान्य नेम की बात करें तो इसे नारियल या गिरी के नाम से भी जानते हैं। गिरी जो होता है, जो फ्रूट नारियल के फ्रूट में अंदर वाइट कलर का होता है, उसे क्या कहते हैं? गिरी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, इसे किंग ऑफ पल्म्स कहते हैं, किंग ऑफ पल्म्स कहते हैं। नारियल विश्व के सबसे अधिक सुंदर एवं बहुउपयोगी वृक्षों में से एक है। प्राचीन काल से ही नारियल को कल्पवृक्ष की संज्ञा दी गई है। हिंदू समाज में नारियल समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना में अर्पित किया जाता है। प्राय सभी धार्मिक उत्सवों में नारियल फोड़कर नारियल को जल इष्ट देव के अर्पित किया जाता है और गिरी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा और बिहार में छठ पूजा में नारियल का होना अति आवश्यक माना गया है। अब इसके मेडिसिन या औषधीय की यूज़ की बात करें तो नारियल के तेल के मालिश करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। नारियल के वृक्ष की जड़ से लिया गया छिलका सुखा कर उसे पीसकर गर्म नारियल के तेल के साथ मिलाकर तैयार किए गए मलहम द्वारा विभिन्न चर्म रोगों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। नारियल का पानी पाचन कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, खून शुद्ध करने हेतु प्रसिद्ध है। नारियल की गिरी को गाढ़े दूध के साथ खाने से वैवाहिक जीवन में सुधार हो सकता है। नारियल के तेल में एक तत्व पाया जाता है मोनोलोरिन है, जो HIV वायरस और एडस वायरस है उसकी HIV को जो एडस वायरस है उसकी जो परत होती है उसको तोड़ देता है, जिससे वायरस की दोबारा ग्रोथ नहीं होती है। इसके अलावा इसे मलेरिया, चेचक, कुकर खांसी, दमा, उल्टी, दस्त, कमर दर्द आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। अगर इसके एरिया की बात करें हम तो इसका एरिया है कि प्रमुख नारियल उत्पादक देश उष्णकटिबंधीय, पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्रों से फैले हुए तंजानिया, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, हवाई द्वीप, भारत, ब्राज़ील, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, लक्षद्वीप आदि है। इनमें से जो केरल है, भारत में जो केरल है राज्य है, उसका उत्पादन और एरिया दोनों में, मतलब उत्पादन और क्षेत्रफल में दोनों में प्रथम स्थान है। भारत में अगर इसकी बात करें तो 1.5 मिलियन हेक्टेयर इसका अधिक क्षेत्र में इसको ग्रो किया जाता है और 10,045 मिलियन नारियल फलों का उत्पादन होता है। नारियल के फलों की उत्पादकता भारत में कम है। बात करें अगर इसके हम क्लाइमेट की बात करें तो इसका क्लाइमेट है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वार्म एंड ह्यूमिड। देखिए, इसे गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और जो रेनफॉल चाहिए इसको लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%। सॉइल की बात करें तो इसे वेल फर्टाइल, वेल ड्रेनेज्ड, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और अच्छी होती है। समुद्र तट की मृदाई इसके लिए बहुत अच्छी होती है। सैंडी लोम सॉइल और pH मान 5 से 8 तक यह सहन कर लेता है। वैरायटी की बात करें तो इसकी वैरायटियों को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो टॉल वैरायटियाँ, एक होती है ड्वार्फ वैरायटी। एक तो टॉल वैरायटी, एक कौन सी है? ड्वार्फ वैरायटी। अब जो टॉल वैरायटी कौन कौन सी है? कपाडम, वेस्ट कोस्ट टॉल, अंडमान जॉइंट, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी, लक्ष्मी मीडियम, लक्षद्वीप माइक्रो, रंगून, कावेरी, गंगा भवानी, कोच्चि, चाइना, जावा और श्याम ETC इसकी टॉल वैरायटी है। एक जो टॉल वैरायटी है वो केरल और कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं इसके ड्वार्फ वैरायटी। ड्वार्फ वैरायटियों में है ड्वार्फ ग्रीन, लक्षद्वीप स्मॉल, अंडमान ड्वार्फ, लक्षद्वीप ड्वार्फ, मालदीव ड्वार्फ, फिलीपींस ड्वार्फ ETC इसकी वैरायटी है। अभी हम सारणी के द्वारा इसकी उपज के बारे में और इसके उत्पादन के बारे में देखिए। जो WC और T वैरायटी है जिसकी उपज है 81 नारियल पर हेक्टेयर पर वर्ष, ठीक है। और जिसकी खोपड़ी में, मतलब इसके जो तेल निकलता है वो 170 किलोग्राम तेल निकलता है। इसके बाद तेल का अवयव 68% तक होते हैं और तेल का उत्पादन पर हेक्टेयर टन में 1.79 है। दूसरी है EC और T, वो थी WCT और ये था ECT। ECT में है जो उपज नारियल पर पात्र पर ईयर है 86 है। और जो
खोपड़ी में प्रतिशत तेल ग्राम पर नारियल होता है वो 100 ग्राम होता है। और जो तेल का अवयव होता है 63% होता है। और तेल उत्पादकता पर टन होती है जो 1.96 होती है। इसके अलावा ये वैरायटी है तो इसमें सबसे अच्छी वैरायटी है जो WTC है। इसके अलावा कड़प्पा कपाड़म है। और इसके कपाड़म है जो सबसे इसकी अच्छी वैरायटी है, कपाड़म है सबसे अच्छी वैरायटी। इस प्रकार इसकी वैरायटियों का वर्णन दिया हुआ है। कुछ संकर वैरायटियों भी है, जैसे इसकी चंद्रा संकर है, चंद्रा लक्ष्य है, लक्षा गंगा है, केरा गंगा है, आनंद गंगा है, एक VHC है और ECOT है। इसके अलावा बात करते हैं इसके हम प्रोपोगेशन की। इसका प्रोपोगेशन या प्रवर्धन की बात करें तो इसका प्रोपोगेशन सीड के द्वारा होता है। जो इसकी पिट साइज या गड्ढे की गहराई होती है जो 1 इंटू 1 मीटर 1 मीटर लंबा चौड़ा और गहरा रखते हैं। प्लांट की बात करें तो नारियल की रोपाई होती खोदे गए गड्ढे के अंदर आधा भाग तक गोबर की खाद 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भर देते हैं और इसकी स्पेसिंग रखते हैं 7.5 इंटू 7.5। कुछ क्षेत्रों में इसकी प्लांट अगर छोटी हाइट का है तो इसकी जो कम भी कर सकते हैं और अगर प्लांट ज़्यादा हाइट का है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। डेप्थ होती है जो 60 सेंटीमीटर, अच्छी 60 सेंटीमीटर है जिसमें ये अच्छी ग्रोथ करता है। टाइम की बात करें तो मई की वर्षा स्टार्ट होती है तब इसकी कर देनी चाहिए। इरिगेशन बात करते हैं रोपाई के तुरंत बाद इरिगेशन की आवश्यकता होती है। अगर इरिगेशन फैकल्टी नहीं है तो वह वर्षा आधारित भी होता है। मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ऑर्गेनिक मिनरल्स में 20 से 25 किलोग्राम केजी ऑर्गेनिक मिनरल चाहिए। हरी खाद में हम सनई, जंगली जई और ढैंचा का उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो परपिट में है 400 ग्राम। NPK फास्फोरस चाहिए इसको 700 ग्राम और पोटेशियम चाहिए 750 ग्राम परपिट। हार्वेस्टिंग की बात करें अगर इसकी तो हार्वेस्टिंग मादा पुष्प से परिपक्व नट तैयार होने में 15 से 16 महीने लग जाते हैं। समय से पूर्व तोड़ने से उनके फाइबर की मात्रा, तेल की मात्रा घट जाती है और नट की तोड़ाई 5 से 8 बार की जाती है। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग स्टेट में इसकी है जो अलग अलग तुड़ाई है। जैसे उसमें भाई 4 भी कर लेते हैं, 5 बार भी कर लेते हैं। लेकिन ये टाइम होता है जो परिपक्व पुष्प आने के बाद में फल बनने में उसको 15 से 16 महीने का टाइम लगता है। नारियल को अगर तोड़ने की बात करें तो नारियल को हाथ से तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए या तो बाँस में एक चाकू बांध लेते हैं या फिर पेड़ पर चढ़कर यह कार्य करते हैं। अगर पेड़ पर चढ़कर यह कार्य करते हैं तो यह अच्छा रहता है। पके हुए अच्छे फूलों को चुनकर अलग करके तोड़ा जा सकता है। उन स्थानों पर जहाँ मजदूर की दुर्लभ होते हैं अथवा नारियल से गोला निकालना होता है वहाँ पर फलों को ज़मीन पर गिरने दिया जाता है और बाद में एकत्रित कर लिया जाता है, लेकिन इससे फलों को नुकसान होता है। बाद में बात करें इसकी ईल्ड की बात करें तो इसकी ईल्ड होती है 10 से 12 हज़ार नट प्रति हेक्टेयर। और इंसेक्ट पेस्ट इसमें 3 पेस्ट लगते हैं। सफ़ेद सुंडी लगती है। ये सफ़ेद सुंडी है जो ल्यूकोफोलिस कॉर्नियोफोरा वर्म है जो सफ़ेद सुंडी का बॉटनिकल नेम है। यह एक नाशक जीव मुख्य रूप से वृक्ष की जड़ों को क्षति पहुंचाता है और कुतरते पौधे के धड़ एवं गर्दन के भाग तक पहुंच जाता है। जब नारियल के पौधे पर इनका आक्रमण होता है तो तक वह पत्ता सूख जाता है और धीरे धीरे पौध मर जाती है। प्रभावित पौधों के धड़ भाग पर छिद्र दिखाई पड़ते हैं। वृक्षों पर इसके निरंतर आक्रमण से पत्ता का पीला पड़ना, शिखर का पतला होना, अपरिपक्व फल गिरना, फलन में देरी, बढ़वार एवं कम उत्पादन आदि लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भाई ये इसमें क्या है कि यह वृक्ष है जो जड़ों से स्टार्ट होता है और जड़ों से कुतरता सीधे इसके नट तक पहुंच जाता है और नट में धीरे धीरे फिर ये हानि पहुंचाता है। तो इसके है जो पीला पड़ जाते हैं, जो सीकर होता है पीला पड़ जाता है, अपरिपक्व फल गिरने लग जाते हैं, फलन में देरी होती है, बढ़वार कम होती है, उत्पादन कम होता है। अगर इसकी कंट्रोल की बात करें तो वर्षा काल में प्रारंभ एवं बाद में भूमि की गहराई जुताई की जानी चाहिए और खेत को खुला छोड़ दे ताकि बाहर आने पर पक्षियों ने खा जाए। क्योंकि यह सोइल के द्वारा जाता है, मतलब जड़ों के द्वारा जाता है, तो जड़ों की अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो बाहर जो पक्षी और उसे खुला छोड़ देंगे तो पक्षी उसे खा जाएंगे। दूसरी बात करें मई जून के दौरान जो वैक्स ग्रब है भारी संख्या में भूमि के बाहर निकलते हैं, उन्हें एकत्रित करके मार डालना चाहिए। दूसरा है कि इसमें तटीय पहाड़ी क्षेत्रों में मई जून और सितंबर अक्टूबर में 100 ग्राम और 10 G
फोरेट नामक दवा का डालें। इसके दूसरा इंसेक्ट है वह पत्ती भक्षक सुंडी या ओपिसिना एरोनोसेला। नारियल में सभी उत्पादक क्षेत्रों में, नारियल के सभी उत्पादक क्षेत्रों में यह प्रमुख कीट है। इस कीट के सुंडियाँ पत्तियों के निचली तल को खाती है, जिसके कारण वृक्ष का प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र में काफ़ी घट जाता है और यह कीट वर्ष भर अटैक करता है। इसके लिए हम 3 विधियों काम में लेते हैं। यांत्रिक विधि भी लेते हैं, जैविक विधि लेते हैं और रासायनिक विधि काम में लेते हैं। यांत्रिक विधि में क्या करते हैं? यांत्रिक विधि में गंभीर रूप से नाशक जीव सूखी भारी पत्तियों को काट कर जलाना। जो नाशक जीव से ग्रसित पत्तियाँ हैं उनको काट कर जला देते हैं। दूसरा है जैविक विधि। जैविक विधि में क्या करते हैं? नाशक जीव की अवस्था के अनुरूप प्रति पखवाड़े उपयुक्त पैराडोइड्स होते हैं जो नियमित नर मुक्त कर उन्हें नाशक जीवों के उन्मूलन कर प्रस्तुत विधि के दौरान नाशक जीवों को तीसरा या बाद में सुंडी अवस्था के लिए मिथियोलाइडोइल गोनिजोनस नेफ्थाइड्स को मुक्ति करें। कोशिकीय अवस्था या प्यूपा स्टेज, कोशिकीय अवस्था मतलब प्यूपा स्टेज से पूर्व स्थिति में एलिस्मिड, एलिस्मस, नेटिफेंडिस और कोशिकीय अवस्था के प्रारंभ में मतलब प्यूपा स्टार्टिंग में चैल्सिडीन बैक्मेरियन नोसोटाई छोड़ दे, जो इसके जो प्यूपा होते हैं उनको खा जाती है। तो तीसरा है इसमें रोगहार विधि मतलब रासायनिक विधि, जिसमें 0.02% डाई कार्बोसेस या 0.05% मेलाथियान का छिड़काव करें। तीसरा इसमें इंसेक्ट लगता है लाल ताड़ सुंडी, जो है नारियल का सबसे इम्पोर्टेंट पेस्ट है। लाल ताड़ सुंडी यह कीट तने में छिद्र बना देता है और वहाँ से चिपचिपा भूरे रंग का एक द्रव्य निकलता है। कभी कभी इस गुण की आवाज़ भी सुनाई देती है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां भीतर से पीली पड़ जाती है, बाद में क्राउन मुरझा एवं सूख जाता है। रोकथाम की अगर बात करें तो रोकथाम है जो कीट ग्रस्त जो वृक्ष है उनमें 1% कार्बेनल का 0.1% एंडोसल्फान एक कीप के द्वारा इंजेक्ट करें। सूखे वृक्षों को काट कर जला दे और तने पर किसी प्रकार का घाव न पनप दे। अगर घाव पनपता है तो इसका फिर अटैक हो जाता है प्लांट के ऊपर। अब इसकी बात करते हैं, डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ में इसका है पहली डिजीज़ है पत्ता सड़न रोग। यह फफूंद जनित रोग है। जो पत्ता सड़न रोग है यह फंगस के द्वारा होती है। इसकी जो फंगस का नाम है एक्सरोलियम रोस्टार्ट या कोलेटोटिकम ग्लोस्पोरोसाइड के द्वारा फंगस के द्वारा यह रोग फैलता है। इस रोग में यह रोग है जो जड़ बिल्ट लगे पौधे में विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे पत्ती की जड़ें सूख जाती है और पत्ती और जड़ें मतलब पत्ती के छोड़ सूख जाते हैं और टूटकर हवा में उड़ जाते हैं। ऐसे आक्रमण ग्रस्त पत्तों के खुलने पर पंख जैसे दिखाई देते। यह केरल दक्षिणी जिलों में विशेष रूप से लगता है। अगर इसके कंट्रोल की बात करें हम तो कंट्रोल है कि जो प्रारंभिक अवस्था में लक्षण दिखाई देते हैं उस पे भाग को काट कर जला देना चाहिए। कोमल पत्तों पर बोर्डेक्स मिश्रण 1% और फाइटोलाइन 0.4%, 1 लीटर पानी में 4 ग्राम का घोल बनाकर वह 0.4% डाइथेन M45 आदि का 4 महीने के अंतराल पर स्प्रे करते रहना चाहिए। दूसरा इसका है कली का सड़न या बड रूट। यह रोग फाइटोप्थोरा पामीवेरा नामक फंगस के द्वारा पौधे पर लगता है। इस रोग के कारण स्पल्डन के आसपास 1-2 पत्तियां पीली पड़ जाती है। इस स्पल्डन ढीले पड़ जाते हैं और बाद में नीचे गिर जाते हैं और कोमल पत्तियों के आधार पर और कोमल उत्तक सड़कर बेकार हो जाते हैं और उनसे बुरी दुर्गंध आने लगती है। यदि रोग तुरंत न रोका गया तो कलिका पूरी तरह मर जाती है और उपज में भारी कमी आती है। इसके कंट्रोल की बात करें हम तो इसके कंट्रोल के लिए 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव प्रारंभिक अवस्था में ही कर देना चाहिए। दूसरा है स्टेम बिल्डिंग है जो यह भी नारियल का बहुत ही खतरनाक रोग होता है। इसमें यह थीलाइवोपसिस पैराडॉक्स नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग के कारण तने की दरारों से लाल भूरे रंग के निकलना प्रारंभ हो जाता है। जो तने की दरारें होती है उसमें लाल भूरे रंग का निकलना प्रारंभ हो जाता है और बिल्डिंग पर अक्सर तने के नीचे भाग पर दिखाई देता है, परंतु अधिक होने पर समस्त तने पर हो सकते हैं। सूखने पर द्रव्य है जो काला रंग का हो जाता है और प्रभावित उत्तक सड़ जाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर छाल के नीचे रेशा दिखाई देता है। इसके कंट्रोल की बात करें तो इसका कंट्रोल है सभी जो प्रभावित शाखाएं हैं उन्हें छील दे और उस पर
छील कर उस पर कैलेक्सन का 0.1% का पेस्ट लगाएं और 2 से 3 दिन बाद प्रत्येक पौधे में 5 किलोग्राम नीम की खली डालकर सितंबर, यह 5 किलो जो नीम की खली का कार्य हो सितंबर अक्टूबर में उर्वरकों की दूसरी मात्रा डालने के समय पर करना चाहिए। साथ ही गर्मियों में सिंचाई करें। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के हैं जो इसके फ्लावर्स होते हैं, इस प्रकार के यहाँ जो इसमें फ्लावर्स आते हैं, और जो फ्रूट होता है इस प्रकार का इसका पेड़ होता है, और हाइट काफ़ी होती है। इसकी 2 वैरायटी होती है, एक टॉल वैरायटी होती है, एक ड्वार्फ वैरायटी होती है। और तीसरा है कि इस पे ये गिरी होती है जिसको खाने के रूप में काम लेते हैं, और इसे इसके अंदर जो पानी होता है उसे विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। थैंक यू। आपको अगर क्लास समझ में आई हो तो शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास क्लास अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच।